ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। तो ब्रेक से पहले जैसे हमने बताया कि एलएसी पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत और चीन के बीच है, वहां पे कई हिस्सों पर गतिरोध था। दो हिस्सों पर गोगरा हॉट स्प्रिंग पे गतिरोध टूटा है और दोनों सेनाएं पीछे हट रही हैं। और इसी पर आधारित हमारा आज का विशेष, और हमारा विशेष कहता है एलएसी पर टूटा गतिरोध, चीनी सेना हटी पीछे। आखिर ये कितनी बड़ी खबर है। जिस तरह से 2 साल से ये स्थिति हम देख रहे थे, इसके पहले हमने देखा फरवरी 2021 में पैंगोंग त्सो इलाके से दोनों सेनाएं पीछे हटी थी और तमाम जो अस्थायी ढांचे थे उसको भी ढाया गया था। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री, और हमारे साथ अनिल कुमार त्रिगुणायत जी हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और कर्नल कुलकर्णी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, जो ये बात कही जा रही है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो है उससे दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी, कितनी पीछे हटेंगी, किस तरह की स्थिति होगी? जो जमावड़ा है क्या वो भी कम होगा? धन्यवाद ओपी साहब। मैं तो ये कहूंगा कि जरूर तनाव कम होगा, लेकिन सतर्कता बरतनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि अगर हम देखें कि अप्रैल मई 2020 के बाद जो हुआ है, तकरीबन 4 फ्रिक्शन पॉइंट्स, जैसे आपने कहा पेंगांग त्सो हुआ, गलवान हुआ, गोगरा हुआ, हॉट स्प्रिंग हुआ, ये चारों फ्रिक्शन पॉइंट थे। तकरीबन 65 हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं और पेट्रोलिंग पॉइंट 1 जो है वो काराकोरम पास है। और ये जो अभी हुआ है, जिसको हम लोग कहते थे लो हैंगिंग फ्रूट कहते थे, उसी में बहुत वक्त लग गया है। अब वो है हॉट स्प्रिंग पेट्रोल पॉइंट 15, जिसका जाना कोंका ला यानी कि पास, कोंका पास, ये पास जाने के लिए था। अभी ऐसे लगता है कि जिस तरीके से बाकी पेट्रोल पॉइंट 17 अल्फा में हुआ है, पेट्रोल पॉइंट 14 में हुआ है, पेंगांग त्सो में हुआ है, उससे मैं एक सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूं कि कोई भी नहीं जाएगा, यानी एक तरीके से बफर हो जाएगा। हम लोग हॉट स्प्रिंग पे होंगे और वो अपने इलाके में होंगे, यानी कि जो पास है जहां पे हम लोग पहले पेट्रोलिंग करते थे, अब शायद पेट्रोलिंग हम नहीं करेंगे, लेकिन वो भी नहीं आएंगे और हम भी नहीं जाएंगे। जैसे अपने आप देखते हैं कि फिंगर पॉइंट 4, 5, 6, 7, 8 में पेंगांग त्सो में हुआ और गोगरा में हुआ। अगर आपको याद होगा, ये जो एक पॉइंट है वो 1959 में 21 अक्टूबर को हॉट स्प्रिंग ही ऐसा इलाका था जहां पे हमारे 10 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, 7 घायल हुए और 3 वहां से भाग निकले। तो आज भी अगर पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं तो ये हॉट स्प्रिंग का ही इलाका है जो 1959 का बिल्कुल के साथ उसका संपर्क है, और आज भी हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं 2022 में। उम्मीद करते हैं कि जो 4 फ्रिक्शन पॉइंट जिसके कारण से इतना कुछ तनाव दोनों देशों के बीच में हुआ है, हो सकता है, क्योंकि खासकर क्योंकि शंघाई मीटिंग है जो 15-16 सितंबर को होगी, जिसमें अपने प्रधानमंत्री जाने की जा रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि संबंध यानी कि जो तनाव है वो नहीं दिखना चाहिए और ऐसे लगना चाहिए कि सब कोई मतलब नॉर्मल है। लेकिन मैं जैसे आपको कह रहा था ओपी जी कि सतर्कता बरतनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अभी भी देपसांग और देमचौक का जो इलाका है उसमें अभी भी तनाव है। लेकिन ये जो 2 इलाके हैं देमचौक और देपसांग का, यहाँ पहले भी होता है, और ये 4 फ्रिक्शन पॉइंट जो तकरीबन अप्रैल मई 2020 में जो आए थे, वहां के इलाके में जरूर मैं कहूंगा तनाव कम हुआ है। चाहे चीन ने 1993 और 1996 की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जी, जनरल कुलकर्णी, एक बात मैं समझना चाह रहा हूं कि ये भी कहा गया है बयान में दोनों सेनाओं की तरफ से जो आया है कि जो अस्थायी ढांचे हैं उसको भी तोड़ा जाएगा, उसको भी हटाया जाएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनाया गया है। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपने देखा होगा कि जब पेंगांग त्सो में भी डिसएंगेजमेंट जो हुआ, उस वक्त में भी जो अस्थायी ढांचे थे उन सबको तोड़ा गया, और वो सारे के सारे तोड़ करके चीन पीछे चला गया और हम अपने इलाके में उसी के पीछे जो फिंगर 2 है वहां पर हैं। वैसे ही जो भी अस्थायी ढांचे हैं, जैसे गलवान में हुआ, गोगरा में हुआ, और यहाँ पे अभी पेट्रोल पॉइंट 15 में है, वो जब हट जाएंगे उसका मकसद यही होगा, एक तरीके से बफर हो जाएगा, और बफर में हम लोग अपने इलाके जहाँ पे हमारा लोकेशन है हॉट स्प्रिंग वाला, हम वहां पे होंगे और वो अपने लोकेशन कोंका पास के जो है उसके अपनी तरफ होंगे। तो जो
पास क्या, अभी जो था आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन बोलते थे, वो जो आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन है वो नहीं रहेगा, उससे तनाव कम होगा। बिल्कुल। त्रिगुणायत जी, हम जानते हैं कि इस तरह के मामले कई स्तरों पे इसको डील किया जाता है, बातचीत होती रहती है। एक तो सैन्य स्तर पे हम जानते हैं कि दोनों सेनाएं लगातार बातचीत कर रही हैं, कूटनीति के भी अपने मायने हैं। अगर हम इसको मानते हैं कि एक सफलता है, तनाव कम हुआ है, तो इसके पीछे कूटनीति की कितनी बड़ी भूमिका आप मानते हैं? देखिए, कूटनीति युद्ध से पहले और युद्ध के बाद और युद्ध के दौरान हमेशा चलती रहती है। तो कूटनीति के बिना तो कोई डिसीजन पे हम आ नहीं सकते। और जैसा आपने देखा कि जो आजकल मिलिट्री डिप्लोमेसी इसको बोलते हैं, कि देखिए 16 राउंड डायलॉग के हुए, उसके अलावा जो हमारी बायलैटरल मैकेनिज्म्स हैं उनकी मीटिंग्स होती रही। हमारे जो विदेश सचिव विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर, वो अपने काउंटर पार्ट के साथ मिलते रहे। आपको पता है कि मार्च में चीन के विदेश मंत्री वांग yi भी भारत में आए थे अनअनाउंस्ड विजिट में। तो कोशिशें जारी हैं। भारत हमेशा शांति चाहता है, लेकिन भारत ने ये कहा है कि अपनी सॉवरेनिटी को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और ये बात इस गलवान युद्ध जो घटना हुई है उसमें भारत ने पूरी तरह दिखा दी। तो चीन को ये बात तो एक समझ में आ गई कि अब ये इस तरह की जो इंफ्रैक्शंस और जो उनकी बचकाना हरकतें हैं उससे आगे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, और भारत इन चीजों से डरने वाला नहीं है। तो जहां तक हमारे बायलैटरल रिलेशंस है, पॉलिटिकली उसमें स्ट्रेन जरूर रहा है, बातचीत चलती रही है। हमने देखा मॉस्को में भी हुई और यहाँ पे भी हुई, जगह जगह बातें हुई हैं। ब्रिक्स में भी पार्टिसिपेट किया। अब एससीओ जो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें चीन इस वक्त है, अगले साल हम इसके चेयरमैन होंगे। तो इन चीजों में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि तो आप मानते हैं त्रिगुणायत जी कि जो अभी उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होने वाली है, शिखर बैठक 15 से 16 सितंबर के बीच में, उसकी एक भूमिका है? देखिए, हो सकती है, क्योंकि जो 12 सितंबर की डेट तय की गई है दोनों तरफ से कि इसको फेज, कोऑर्डिनेट और वेरीफाइड मैनर में जो है दोनों अपनी अपनी जगह वापस चले जाएंगे और 2 जगह रह जाएंगी बाद में डिस्कशन के लिए। तो उससे ये लगता है कि चीन को कम से कम, ये बात जुलाई में डिस्कस हुआ था, आपको पता होगा, पिछले राउंड में, लेकिन उसके बाद अब जो जाकर के डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ है दोबारा से, तो उससे ये लगता है कि चीन भी चाहता है कि बातचीत ठीक तरह हो। दूसरी चीज, चीन के मीडिया में आपने अक्सर देखा होगा, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत की जो एक इंडिपेंडेंट या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो नीति है उसको चीन काफी बढ़ चढ़ के बता रहा है कि बड़ी अच्छी बात है। तो उससे उनको ये लग रहा है कि भारत एक तरह से डायरेक्टली उनसे अगर डील करेगा, चाहे वो युद्ध के रूप में हो चाहे डिप्लोमेसी के रूप में हो, लेकिन भारत के खिलाफ कोई एक नाकाबंदी नहीं कर रहा है। इसलिए वो चाहते भी नहीं कि ऐसा हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मीटिंग होगी ताशकंद में, जो मीटिंग होने वाली है एससीओ की, उसमें हो सकता है, और 2 बड़ी ताकतें हैं, 2 बड़े देश हैं एशिया के, और एक दूसरे के साथ में रहना है, हमें तो नेचुरली बातचीत तो होगी, और बायलैटरल डिस्कशन में ये सब बात हो कि आगे क्या हो। जी बिल्कुल। कर्नल कुलकर्णी, भारत ने एक लक्ष्य बेंचमार्क बनाया हुआ है जहां तक डिसएंगेजमेंट की बात है एलएसी पर। वो बेंचमार्क ये है कि अप्रैल 2020 के पहले की स्थिति बहाल होनी है। अगर भारत का ये एक लक्ष्य है, एक बेंचमार्क है, तो कहां तक अब हम पहुंचे हैं उसके बाद? ओपी जी, मैं कहूंगा कि अप्रैल 2020 का जो था, हम लोग बार बार कहते थे स्टेटस क्वो एंटे जो हम बात करते थे, उस मकसद को अगर देखा जाए, जो ये 4 फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, खासकर पेंगांग त्सो, गोगरा, गलवान और हॉट स्प्रिंग, इन चारों के ऊपर तो जो समझौता अभी हुआ है और जिस प्रकार से डिसएंगेजमेंट हुआ है, मुझे लगता है काफी हद तक स्थिति जो है बहाल होगी। एक्सेप्ट कि हम लोग पहले पेट्रोलिंग करते थे, हम लोग इन पेट्रोलिंग पॉइंट पे जाते थे, अब नहीं, वो भी नहीं आएंगे और हम भी नहीं जाएंगे। तो उस हिसाब से बफर जोन एक बन गया है, जिससे उम्मीद करते हैं कि शांति बहाल होगी। लेकिन वो बाकी जो 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स है, जो पहले से भी रहा है, देप्सांग में अप्रैल 2020 से पहले ही देप्सांग में पेट्रोल पॉइंट 10, 11, 12 अल्फा जो ये स्थिति जो थी थोड़ी तनावपूर्ण थी। ये नहीं कि वहां पे हम लोग जा नहीं सकते, हम जा सकते हैं, पहाड़ी इलाका है, हमें मालूम है हमें किस प्रकार से कार्रवाई करनी है। लेकिन वैसे ही वो चारदिंग नाला है
जहाँ पे जो डेमचौक का इलाका है वहां पर भी हम लोग डोमिनेट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कहें कि 100% स्थिति बहाल करनी है तो चीन को डेप्सांग और डेमचौक से भी हटना होगा, जिससे कि जो नॉर्मल हालात होते थे वो भी आते थे पेट्रोलिंग में और हम भी जाते थे पेट्रोलिंग में। अब वो भी नहीं आते हैं। पहले वो भी सोचते थे कि बुर्से के इलाके में वाई जंक्शन से आ सकते हैं, वो भी नहीं आ सकते। हम उनको नहीं आने देते, वो हमें नहीं जाने देते। तो ये जो स्थिति है, अगर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चाहिए, अगर हालात अच्छे चाहिए और माहौल अच्छा होना चाहिए, तो जरूरी है चीन को वहां से हटना पड़ेगा। लेकिन ये जो 4 हैं, ये अप्रैल 2020 के मद्देनजर मुझे लगता है 4 फ्रिक्शन पॉइंट के ऊपर स्थिति जो है अब अंडर कंट्रोल है। जी, लेकिन जो डिप्लॉयमेंट है उसके बारे में क्या कहेंगे? कहा जाता है कि चीनी जो सैनिक है उनकी संख्या 50,000 तक है और हमारे भी लगभग उतने ही है। तो अगर ये संख्या लगातार बनी रहती है तो आपको लगता है कि उसे किस तरह से देखा जाए? क्योंकि अगर लोग वहां पे सैनिक इतनी भारी मात्रा में डिप्लॉयड रहेंगे तो एक आशंका हमेशा बनी रहती। कोई शक नहीं, तनाव तो बना रहेगा, इसमें कोई भी शक नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जिस प्रकार से सड़कें बनाई हैं, जिस प्रकार से रेलवे है, जिस प्रकार से हेलीपैड्स है, एयरपोर्ट रनवेज बनाए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने बड़े बड़े अपने हथियार वहां पे डिप्लॉय किए हैं, उसके मद्देनजर और जितनी संख्या, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 50,000 के आसपास की संख्या है, जिस प्रकार से उनके ड्रोन काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से वो कभी भी आ जा सकते हैं, तो तनाव तो बना रहेगा जब तक कि वो वहां से डिसएंगेज नहीं होंगे। जहां तक हमारा सवाल है, हम लोग भी हमेशा हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है इसके ऊपर विश्वास करना बहुत कठिन है। क्या करेगा ये सोच नहीं सकते, कब करेगा कुछ पता नहीं चलता है। अभी भी अपने 2020 में जो हुआ, ये एक्सरसाइज के बहाने आए वहां पे और उन्होंने तुरंत अपने जो इतने सारे ट्रुप्स थे उन्होंने गलवान घाटी में डाले और वहां पे जो हादसा हुआ वो सभी को मालूम है। चाहे 40 चीनी मारे गए हों, लेकिन हमारे 20 शहीद हुए, हमें दुख उस बात का है। इतने एग्रीमेंट्स थे, 93 का एग्रीमेंट, 96 का एग्रीमेंट, 2004 के एग्रीमेंट, सब कुछ एग्रीमेंट्स होने के बावजूद भी अगर चीन इस तरह की हरकतें कर सकता है तो सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोनों तरफ से, चाहे ये कहेंगे कि 4 फ्रिक्शन पॉइंट्स में से स्थिति जो है कंट्रोल में है, लेकिन इतना ज्यादा डिप्लॉयमेंट और इस ऑल्टीट्यूड के ऊपर डिप्लॉयमेंट और खासकर चीन का इस तरह का डिप्लॉयमेंट जरूर एक संदेश देता है कि हमें सतर्क रहना होगा और हम लोग चीन के ऊपर विश्वास नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कूटनीतिक या जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से देखें त्रिगुणायत जी, तो आपको लगता है कि क्या चीन के रवैये में कुछ बदलाव आया है? क्योंकि हम जानते हैं कि अप्रैल 2020 के बाद बहुत कुछ बदला है। एक तरह से पूरे विश्व में आइसोलेट होता हुआ नजर आया चीन। कई देशों के नजरिए से ताइवान के मामले में वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो जैसा जनरल साहब ने कहा कि चीन ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर, और कुछ भी कहें एक बड़ी ताकत है, ये एक मानने वाली बात है। दूसरी चीज ये है कि चीन हमेशा डिसेप्शन में विश्वास रखता है, तो इसलिए आप नहीं कर सकते। लेकिन जैसा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की आपने बात कही, वो वाकई में बहुत बदल गई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी का इम्पैक्ट आप रशिया यूक्रेन वॉर में जैसा हुआ है, या चीन और अमेरिका के जिस तरह के संबंध बिगड़ते चले आ रहे हैं, जो ताइवान स्ट्रेट्स में भी हुआ है, उससे चीन को ये तो खतरा है कि भाई इंडो पैसिफिक में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे वो चिंतित है, इसमें कोई दो राय। दूसरी चीज ये है कि पेंडेमिक की वजह से और कंटिन्यूड, जैसे आपने देखा शंघाई में या चेंगडू में, जहां पे भी उनको पूरा लॉकडाउन कंप्लीटली करना पड़ा, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त ठीक नहीं है, पानी के हालात ठीक नहीं है। तो जहां तक मैं समझता हूं कि चीन को मल्टीपल चैलेंजेस हैं, तो इसलिए देख लिया उसने पिछले 2 साल में कि भारत में अब वो बात नहीं है कि भारत किसी तरह से दब जाएगा या हट जाएगा। तो उन्होंने ये शायद रास्ता निकाला कि किस तरह से बातचीत करते रहें और भारत को इंगेज रखें, और यही हो भी रहा है। और मैं समझता हूं कि हमें तैयार रहना है हमेशा, क्योंकि ना हम किसी पे डिपेंड करते हैं, खुद पे डिपेंड करना होगा। और चीन हमारे लिए हमेशा एक बड़ा चैलेंज रहेगा और उसकी तैयारी में हमें कोई कोताही नहीं बरतनी। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण ये जो घटनाक्रम, ये जो गतिविधि हुई है, और उस लिहाज से कि जो पूर्ण डिसएंगेजमेंट की बात है उस तरफ हम बढ़ते हुए लगातार दिख रहे हैं। लेकिन जैसा कि जनरल कुलकर्णी ने कहा, अब सतर्क
बेहद सतर्क रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल त्रिगुणायत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रुकने का और